बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कृषि साख। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कृषि साख की क्या व्यवस्था है भारत में और कृषि साख का महत्व किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में है और कृषि की साख की गुणावगुण प्रत्येक स्रोत की हम लोग यहाँ करने वाले हैं। वित्तीय ही उद्योग का जीवन दाता रक्त होता है। भारत में कृषि देश का प्रमुख उद्योग है, परंतु इसके साथ ही साख की हीन दशा है। न तो कृषि साख पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है और न ही सही व्यक्ति को सही समय पर मिलती है। कृषि वित्त की आवश्यकता इसलिए भी महत्व है कि गांव में भारतीय किसान की आर्थिक निर्धनता, ऋणग्रस्तता, जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय स्रोत के अभाव में कृषि के प्राय सभी कामों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें चालू खर्चों, बीज, खाद, मजदूरी, भुगतान व लगान आदि को चुकाने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त जीवन निर्वाह, सामाजिक उत्सवों के साथ साथ पुराने ऋणों के भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। भूमि में स्थायी सुधारों, ऊंची कीमत के यंत्रों, भूमि के क्रय, मकान व कुआं निर्माण आदि के लिए भी दीर्घकालीन साख की आवश्यकता होती है। भारत में कृषि साख के निम्न 3 प्रकार होते हैं। पहला है अल्पकालीन साख। इस प्रकार की साख प्राय 1 साल से 15 महीने तक की अवधि के लिए किसान को अपने चालू खर्चों के लिए होती है, जिसमें खाद, बीज, फसल की बुआई, कटाई की मजदूरी व लगान चुकाने की आवश्यकता होती है। दूसरी साख है मध्यकालीन साख। 15 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लिए जाने वाले कृषि ऋणों को मध्यकालीन साख की श्रेणी में लिया जाता है। इस प्रकार की साख सिंचाई की योजना व्यवस्था करने, भूमि को समतल करने, छोटे यंत्र व औजार खरीदने आदि के लिए ली जाती है। इस प्रकार के ऋणों की ब्याज की दर अपेक्षाकृत ऊंची होती है। तीसरे प्रकार की साख है दीर्घकालीन साख। इस प्रकार के ऋणों की अवधि प्राय 5 वर्ष से 20 वर्ष की होती है। इस प्रकार की साख का प्रयोग कृषि में स्थायी सुधार करने, भूमि खरीदने, कुआं या ट्यूबवेल लगाने, कृषि के महंगे उपकरण खरीदने और पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए होता है। इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज की दर ऊंची व सुरक्षा के लिए स्थायी संपत्ति रहन गिरवी रखी जाती है। ऐसे ऋणों का भुगतान आसान किस्तों में करने की व्यवस्था भी होती है। अब हम भारत में कृषि की साख के प्रमुख स्रोतों पर चर्चा करेंगे। भारत में कृषि साख की पूर्ति के अनेक स्रोत हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निजी व्यक्ति, जिसमें हम ग्रामीण महाजनों, साहूकारों, जागीरदारों, व्यावसायिक साहूकारों, व्यापारिक एजेंटों तथा रिश्तेदारों को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है संस्थागत साख। इसमें हम स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियां, भूमि बंधक विकास बैंक, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम आदि को सम्मिलित करती हैं। तीसरा है सरकार। राज्य सरकारें तकावी ऋण के माध्यम से वह प्रत्यक्ष ऋणों से कृषि साख की पूर्ति करती है। अब हम पेशेवर और कृषि महाजन, मनी लेंडर पर चर्चा करेंगे। इनको साहूकार भी कहा जाता है। ये वे व्यक्ति हैं जो कृषकों को ऋण देते हैं। देसी बैंकों के रूप में निक्षेप स्वीकार करते हैं तथा हुंडियों का लेन देन करते हैं। पेशेवर महाजनों से ग्रामीण साख का 16.1% भाग प्राप्त होता है, जबकि गैर पेशेवर महाजन ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार कुल ऋण का 47.1% भाग उपलब्ध करते थे। साहूकारों से कृषि साख का 30 से 35% भाग प्राप्त होता है। महाजन आभूषण, बर्तन या सामान्य उपभोग की वस्तुएं गिरवी रखकर भूमि, मकान या दुकान बंधक रखकर उधार देते हैं। जब ऋण नकद में न देकर वस्तु के रूप में दिया जाता है तो उधार ली गई रकम का सवाया, ड्योढ़ा या दुगना मूल्य वसूल करने की बाड़ी प्रथा प्रचलित है। इसके अतिरिक्त महाजन कृषकों की वस्तुओं या संपत्ति को धरोहर के रूप में रखकर भी ऋण
देते हैं। ग्रामीण साख में साहूकारों का प्रभुत्व है, परंतु साहूकार द्वारा बहुत ऊंची ब्याज दर व हिसाब किताब की गड़बड़ी के कारण किसानों का शोषण होता है। अतः साहूकारों के कृत्यों की सर्वत्र आलोचना की जाती है। दूसरा कृषि साख का स्रोत है कृषि सहकारी साख समितियां। भारत में सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय स्तूपाकार आधार पर प्राथमिक साख समितियां हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है तथा राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक के रूप में राज्य सहकारी बैंक होता है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक साख समितियां अपने अंशधारी को ऋण प्रदान करती है। ब्याज की दर 10 से 12% होती है। ऋण प्राय 1 वर्ष के लिए उत्पादन कार्यों के लिए दिए जाते हैं। जिला मध्यवर्तीय सहकारी बैंकों का निर्माण कर जिला स्तर पर प्राथमिक साख समितियों या व्यक्ति या समितियों की सदस्य से होता है। राज्य सहकारी बैंक समितियों का शीर्षक बैंक होता है। केंद्रीय बैंक ही इसके सदस्य होते हैं। कृषि में सहकारी साख के निम्नलिखित दोष हैं। यद्यपि सहकारी कृषि साख में पिछले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी वह अपने कतिपय दोषों के कारण कृषि वित्त की लोकप्रिय व्यवस्था नहीं बन पाई है। इसके कतिपय दोष निम्नलिखित हैं। पहला है अपर्याप्तता। कृषि क्षेत्र की वर्तमान साख आवश्यकता लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ वार्षिक है, किंतु सहकारी साख लगभग 1,38,470 करोड़ रुपए के लगभग की पूर्ति करती है, जो कुल का लगभग 2% भागी है। इसके अलावा सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। सहकारी साख में राजनीतिकों व अवांछनीय तत्वों का प्रभुत्व होने से सहकारी साख समितियों की ऋण के वास्तविक कृषकों को ऋण न मिलकर ऐसे व्यक्तियों को अधिक मिलते हैं जो उनका दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा ऋणों में वसूली व विलंब होने से सहकारी समितियों में कृषक ऋण लेने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसके अलावा सहकारी साख समितियों की ब्याज दरें भी ऊंची होती है। एक अन्य कारण भी है अकुशल प्रबंध। सहकारी साख समितियों का प्रबंध यद्यपि सिद्धांत में प्रजातांत्रिक ढंग से होता है, परंतु व्यवहार में निहित स्वार्थी तत्व कृषकों की अज्ञानता व प्रभुत्व के कारण बंधनों का मनमाने ढंग से दुरुपयोग करते हैं तथा कुशल प्रबंध भी नहीं हो पाता है। तीसरा स्रोत है सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास। इसको हम भूमि विकास बैंक भी कहते हैं। भारत में कृषि के मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में आरंभ में भूमि बंधक बैंक अथवा भूमि विकास बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में पहला भूमि बंधक विकास बैंक 1920 में स्थापित हुआ था। पहले ग्राम या जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते थे, जबकि अब इन्हें प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास के नाम से पुकारा जाता है। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा ऋण और बकाया ऋण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कृषि साख का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है सरकार द्वारा कृषि साख प्रदान करना। भारत की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें भी कृषि साख उपलब्ध कराती है। भूमि सुधार अधिनियम 1813 तथा कृषि ऋण अधिनियम 1844 के अंतर्गत सरकार तकाबी के रूप में किसानों को कुएं खोदने, खेतों में नालियां बनाने, भू संरक्षण कार्य करने, पशु औजार या बीज खरीदने अथवा प्राकृतिक संकट के समय राहत पहुंचाने के लिए ऋण देती है। तकाबी ऋण के निम्नलिखित 200 खामियां हैं। अपर्याप्तता है पहला। तकाबी ऋणों की राशि कुल आवश्यकताओं के मुकाबले बहुत ही नगण्य है। दूसरा है अनावश्यक विलंब। तकाबी ऋणों की अन्य प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है तथा प्रशासनिक अकुशलता, भ्रष्टाचार व किसानों की अशिक्षा के कारण तकाबी ऋणों की प्राप्ति में काफी विलंब हो जाता है। इसके अलावा पक्षपात भी इन ऋणों में किया जाता है। वह तकाबी ऋणों पर ब्याज दर कम होते हुए भी उसे प्राप्त करने में औपचारिकताओं में पूर्ति में बहुत भारी व्यय करना पड़ता है।
भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। इसके अलावा कृषि शाखा एक महत्वपूर्ण स्रोत है व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। व्यापारी बैंक अल्पकालीन ऋणों की पूर्ति करते हैं। व्यापारी बैंक के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात खासकर राष्ट्रीयकरण के बाद में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। व्यापारी बैंकों द्वारा कृषि शाखा में विलंब रोकने तथा कृषकों को ऋण सुविधा की दृष्टि से बैंकों की कार्य प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। भविष्य में व्यापारी बैंक अल्पकालीन कृषि शाखा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत नई नई शाखाएं खोली जा रही है तथा बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार से किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि शाखा की आपूर्ति करते आ रहे हैं। ग्रामीण वित्त की सुविधाओं के लिए जून 1976 में 19 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई थी। उसके बाद उनकी संख्या और शाखाओं में दोनों में निरंतर वृद्धि से हो रही है।